डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आंध्र बंगाल संबंध पढ़ रहे हैं और उसमें कल तक के क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो यहाँ तक कि किस प्रकार से अंग्रेजों और नवाब के बीच संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद कालकोठरी की घटना हुई। अब आज के क्लास में उसके बाद के घटनाओं को हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें पहला टॉपिक होगा आज का अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। देखिए, यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार किया था, वो जब विजित किया तो इस विजय के बाद कलकत्ता का जो नामकरण था इस नामकरण को परिवर्तित कर दिया, यानी बदल दिया। और अब कलकत्ता किस नाम से जाना जाने लगा इस परिवर्तन के बाद? तो अलीनगर। ठीक है। और इस विजय के बाद इस कलकत्ते का जो अधिकारी बनाया नवाब ने या जिसके सपुर्द किया वो था मानिकचंद। यानी कलकत्ता को विजित करने के बाद नवाब वापस मुर्शिदाबाद चला आया और कलकत्ता, जिसे अब अलीनगर कहा जाता था, उसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? मानिकचंद। तो ये जो पराजय था, ये जो घटना थी, इसका तीव्र प्रतिक्रिया हुआ मद्रास में। और मद्रास से लॉर्ड क्लाइव और वाटसन दिसंबर 1756 ईस्वी को कलकत्ता पहुंचे। जैसे ही 20 जून को कलकत्ता का पतन हुआ और ड्रैक और मिनीचीन जो सेनापति था वो कलकत्ता छोड़ के फाल्टा नामक टापू पे चला गया, तो इस पराजय की सूचना मद्रास पहुंची। आपको ये बात समझनी चाहिए कि उस समय भारत में अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास 2 स्थानों पर हो रहा था। एक स्थान बंगाल था, दूसरा स्थान कर्नाटक था। तो कर्नाटक में इस समय तक, जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और तृतीय कर्नाटक युद्ध इसके बाद होगा। तो उन युद्धों में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजय दी थी और दक्कन का जो कर्नाटक और हैदराबाद की रियासत थी, ये रियासत जो है अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया था। और इसके पूर्व ही आपको पता होगा कि 1638-39 ईस्वी में उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कर लिया था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज पहला किला था जो अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षित स्थल था और वहां वो लोग रहते थे। तो बंगाल में यद्यपि कि फोर्ट विलियम की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन दोनों में परिस्थितियां अलग थी। यहां अभी सुरक्षा नहीं था क्योंकि बंगाल का नाम काफी मजबूत था, इसलिए अंग्रेज अधिक सुरक्षित फोर्ट सेंट जॉर्ज में मद्रास में। तो जब कलकत्ते का पतन का सूचना, जब पतन हो गया यानी कलकत्ता नवाब के कब्जे में चला गया,
कब? 20 जून 1756 ईस्वी। तो डिस्टेंस था, दूरी था, आज की तरह सूचना का फौरन आदान प्रदान तो था नहीं। तो अगस्त में वहां समाचार पहुंचा, कहां? मद्रास में, कि कलकत्ता पर नवाब ने कब्जा कर लिया। तो अगस्त का महीना बरसात का महीना था, और उस समय बरसात के महीने में यातायात करना संभव नहीं था, क्योंकि सारी सड़कें जो थी वो कच्ची थी, और कच्ची सड़कों पर जो है वो कीचड़ हो जाया करता था, इसलिए फौज लेकर के चलना संभव नहीं था। तो बरसात खत्म होने का इंतजार किया गया, और दिसंबर ड्रैक्सन्स को पहले भेज दिया गया किसी तरह से अकेले, कि आप जाकर करके वहां की व्यवस्था का देखभाल कीजिए, फौज के साथ नहीं, बल्कि अकेले भेज दिया गया कि आप कूटनीतिक संबंध जो है वहां स्थापित कीजिए कलकत्ता में, और हम लोग उसके बाद फौज लेकर करके आते हैं। तो दिसंबर महीने में कलायू स्थल मार्ग से चला, और वाटसन जो था वो जल मार्ग से चला फौज लेकर, और ये दोनों जो है कलकत्ता में पहुंचे। और इसके पहले ड्रैक्सन जो पहुंचा हुआ था, उसने अपनी कूटनीतिकता के माध्यम से अपने जाल फैला दिए थे। अब नतीजा क्या हुआ कि जब दिसंबर में कलकत्ता पहुंचा ये दोनों, लॉर्ड क्लाइव और वाटसन, तो 2 जनवरी 1757 ईस्वी घूस के माध्यम से, यानी मानिक चंद को घूस दिया जो नवाब का अधिकारी था, इस घूस के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया? कलकत्ते पे अधिकार कर दिया। कलकत्ता पर अधिकार। अब देखिए, ठीक है, मानिक चंद घूस लेकर के कलकत्ता सौंप दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ अंग्रेजों और नवाब के सेना के बीच में, लेकिन नवाब ने कोई प्रतिक्रिया इसके प्रति क्यों नहीं? ये जो घटना घटा, वो नवाब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया। और नवाब ने प्रतिक्रिया नहीं देने के पीछे कारण है, और वो कारण क्या है कि मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का आक्रमण, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का आक्रमण। हालांकि यह आक्रमण वो नहीं कर पाए, लेकिन आक्रमण की घोषणा थी कि आलमगीर द्वितीय बंगाल पर आधिपत्य करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके लिए, यानी नवाब जो बंगाल का बना हुआ था सिराजुद्दौला, उसके लिए अंग्रेजों से ज्यादा चैलेंज जो था मुगल बादशाह था, क्योंकि मुगल बादशाह अगर सफल हो जाता तो इसकी पूरी सत्ता का अंत हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो उसने कलकत्ता का जो हाथ से निकलना था उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और उल्टे जो है अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि कर ली, और उल्टे क्या हुआ? अलीनगर की संधि कर ली, यानी अंग्रेजों के दबाव में भी आ गया। और अलीनगर की जो संधि होती है नवाब और अंग्रेजों के बीच में, वो 9 फरवरी 1757 ईस्वी, ठीक है। उसमें जो प्रोविजंस थे वो क्या क्या थे? नंबर 1, पूर्व की शर्तें लागू हो गई। नंबर 2, किलेबंदी का अधिकार मिला। नंबर 3, सिक्का ढालने का अधिकार मिला। हाँ, लेकिन चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवाब ने
फ्रांसीसियों को निकालने की शर्त नहीं मानी। फ्रांसीसियों को बंगाल से निकालने की शर्त को नहीं माना। इस शर्त को नहीं माना। तो इस तरीके से अलीनगर की संधि जो हुई, आप गौर से देखिएगा तो ये नवाब ने दब कर किया, लेकिन नवाब ने अपनी प्रभुता को भी जताया। दोनों काम हुआ था। दब कर में 3 शर्तें शामिल होंगी और प्रभुता का मतलब चौथा शर्त उसमें शामिल होगा। कैसे, उसको समझिए कि आखिर नवाब और अंग्रेजों के बीच विवाद का मूलभूत कारण क्या था। तो मूलभूत कारण था किलेबंदी, तत्कालिक कारण, प्लस दस्तक का दुरुपयोग, जो पूर्व काल से अंग्रेज 1717 ईस्वी से फर्रुखसियर के द्वारा जो इनको अधिकार मिला था कि अंग्रेज भारत में या बंगाल में करमुक्त व्यापार करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो अंग्रेज अपना व्यापार तो करमुक्त करते ही थे, लेकिन भारतीय व्यापारियों को भी अपना माल बता करके करमुक्त करवा लिया करते थे। तो ये दस्तक के अधिकार का दुरुपयोग था, जिससे अंग्रेज नवाब को भू राजस्व की हानि होती थी। तो ये सारी चीज उसको पहले पूर्व की शर्तें लागू हो गई। इसका मतलब दस्तक का जिस ढंग से वो प्रयोग कर रहा था अंग्रेज, वैसा करता है। इसका अर्थ हुआ कि नवाब काफी निर्बल हो गया। उसके बाद किलेबंदी का अधिकार, जो तत्कालिक कारण था, कि उसने कहा था कि हाँ, फोर्ट विलियम की किलेबंदी जो कर रहे हैं, जो गड्ढा खोद रहे हैं, वो भर दिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों के सरों से, जिसके वजह से नवाब ने आक्रमण किया था। तो उस किलेबंदी के अधिकार को भी उसको दे दिया। साथ ही साथ सिक्का ढालने का अधिकार, यानी अब जो है बंगाल में अंग्रेजों का सिक्का चलेगा। नवाब का सिक्का तो चलेगा ही, लेकिन अंग्रेजों का भी सिक्का चलेगा। तो ये 3 शर्तें ऐसी थी जो साफ साफ लग रहा है कि ये नवाब ने दब कर किया था। और दब कर क्यों किया था? कि परिस्थितियां उसके विपरीत जा रही थी। आलमगीर द्वितीय के आक्रमण का डर था। पहला में तो वो लौट गया, दूसरा आक्रमण में होने ही वाला था कि वहां जो है गृह युद्ध शुरू हो गया दिल्ली में, जिसके वजह से उसको लौटना पड़ा। वरना स्थिति जो थी बंगाल की दूसरी हो जाती। तो आलमगीर द्वितीय के आक्रमण के भय से जो है उसने दब कर अंग्रेजों के साथ समझौता किया। तो यहां पर भी आप देखिए कि अंग्रेजों को सफलता जो मिल रही है वो भारतीय शक्तियों के आपसी द्वंद्व के कारण। अगर यहां पर आलमगीर द्वितीय सिराजुद्दौला का साथ दे देता, डराता नहीं, तो क्या होता? परिस्थिति दूसरी हो सकती है। तो कोई भी विदेशी शक्ति अगर किसी देश में काबिज होता है तो उस देश के आंतरिक अंतर विरोध के कारण, ये सिर्फ भारत के पर लागू नहीं होता है, वैश्विक स्तर पे कहीं भी है, सब जगह यही लागू होता है। लेकिन इतना गिरने के बावजूद भी ये बात भी अपने आप में सच था कि संप्रभुता अभी भी नवाब में निहित था। यानी जो शासन की शक्ति थी वो नवाब में थी। वो कैसे पता चलता है? कि इन्होंने एक शर्त रखी अंग्रेजों ने कि आप फ्रांसीसियों को बंगाल से निकाल दें। तो नवाब तैयार हुआ कि नहीं, फ्रांसीसी बंगाल से नहीं निकलेंगे, और अंग्रेजों को यह बात माननी पड़ी। इसका मतलब क्या था? कि अंग्रेज भी डर रहे थे कि नवाब जो है वो काफी शक्तिशाली है, तो जितना सुविधाएं हमको मिल रहा है यही हमारे लिए काफी है। अगर एक शर्त के लिए हम युद्ध के मैदान में चले जाते हैं, अगर यदि हमारी पराजय हो जाती है तो फिर क्या होगा कि जो मिल रही सुविधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो अलीनगर संधि से ये बातें समझ में आती है कि आलमगीर द्वितीय के डर के वजह से इसने दब करके संधि की, और दूसरी बात यह कि इतनी विपन्न स्थिति में भी जो जो सिराजुद्दौला था उसके पास संप्रभुता थी, शक्ति थी, और बंगाल का वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में था, अभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं है। क्लियर? अब देखिए साहब
इसके बाद की जो घटना घटती है वो ये कि शर्तों का उल्लंघन किया गया। ये जो अलीनगर की संधि थी, इसका उल्लंघन किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। कैसे किया गया साहब? तो ये इस ढंग से किया गया कि 13 मार्च यानी लगभग 1 महीने से अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने जो है वो चंदर नगर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चंदर नगर पर कब? चंदर नगर किसके पास था? तो ये जो था वो फ्रांसीसियों के पास था। बंगाल में चंद्रनगर स्टेशन है, मेन लाइन में। हाँ जाइएगा ना, वहाँ कोर्ट लाइन और मेन लाइन 2 लाइन है आपको, बर्दवान से अलग हुआ है। तो ये शायद उसी में से एक लाइन में है। तो चंदर नगर फ्रांसीसियों के कब्जे में था और वहाँ कोठी थी फ्रांसीसियों की। तो अंग्रेजों ने 13 मार्च जो है वो 1757 ईस्वी को इस पर कब्जा कर लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने नवाब के संप्रभुता को यहाँ पर 1 ही महीना बाद तोड़ दिया कि अब हम आपकी बात को नहीं मानते। इसका मतलब कि अब नवाब के लिए अनिवार्य हो गया कि वो युद्ध करे। लेकिन युद्ध का परिवेश जो है, इसके बाद जो युद्ध का परिवेश था, का परिवेश अंग्रेजों ने तैयार किया। ये ज्यादा उतावले थे अंग्रेज युद्ध करने के लिए, और इसके लिए क्या किया? तो षड्यंत्रात्मक उपाय किए, कॉन्स्पिरेसी की। ठीक है, षड्यंत्रात्मक उपाय में जो लोग शामिल किया गया वो था मीर जाफर, उसके बाद यार लतीफ, उसके बाद जगत सेठ, और रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्टसन। इन लोगों के बीच एक गुप्त संधि हुई। क्या हुई? गुप्त संधि। और गुप्त संधि में तय पाया गया कि अंग्रेज नवाब पर आक्रमण करेंगे। और दूसरा कि मीर जाफर जो है अपनी सेना को निष्क्रिय रखेगा। बात समझ में आई? ये 2 समझौता हुआ इन लोगों के बीच में कि अंग्रेज अब आक्रमण करेंगे किस पर? नवाब पर। और जो मीर जाफर होगा जिसके पास मुख्य सेना होगी, क्योंकि मुख्य सेनापति वही था, सारी फौज उसके अंडर में थे, तो वो पूरी तरीके से निष्क्रिय। तो मुख्य सेनापति ही निष्क्रिय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नवाब हार जाएगा। इसकी जानकारी जो है, ये जो 2 शर्तें थी या इस गुप्त संधि की जानकारी अमीन चंद जो था
जो कलकत्ता का एक सिख व्यापारी था, अमीन चंद ने कलायू को धमकाया। तो इस धमकी को शांत करने के लिए अमीन चंद के साथ एक अलग संधि की गई। अब वो संधि क्या थी वो जरा सुनिए कि अमीन चंद इस षड्यंत्र में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसको किसी ढंग से, चूंकि अंग्रेजों की मदद धन से वही कर रहा था, जो मानिक चंद को पैसा देकर करके कलकत्ते पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो अंग्रेजों का वो अपना पैसा नहीं था, वो पैसा अमीन चंद ने दिया था। तो इसीलिए अमीन चंद का इन्वॉल्वमेंट था शुरू से ही। राजबल्लभ का बेटा कृष्ण वल्लभ घसीटी बेगम का जब पैसा लेके गया था कलकत्ता, तो अमीन चंद के घर नहीं रहा था। तो इस षड्यंत्र में जब उसको शामिल नहीं किया गया, अमीन चंद को पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तो उसने जो है वो कलायू को धमकाया कि इस षड्यंत्र का भंडा हम फोड़ देंगे। तो अगर समय से पहले नवाब को पता चल जाता इस षड्यंत्र के बारे में, तो नवाब क्या करता? मिर्जाफर से सेना का कमान अपने हाथ में ले लेता, तो फिर षड्यंत्र विफल हो जाता। कमांडर मिर्जाफर रहे, इसी में सफलता थी अंग्रेजों की। तो बड़ा नाजुक समय था, तो क्लाइव ने इस नाजुक समय को जो है वो नियंत्रित किया कि उसने अमीन चंद के साथ एक अलग समझौता किया। तो तुम क्या चाहते हो? तो कि युद्ध के बाद तो बंगाल पर आप लोगों का कब्जा हो जाएगा, तो नवाब की जितनी संपत्ति होगी उस संपत्ति का 30% हमको चाहिए, क्योंकि हमने पूंजी लगाया है इस पूरे प्रकरण में, और इसके लिए बजाते तौर पे रिटर्न समझौता होना चाहिए। तो क्लाइव फौरन तैयार हो गया, लेकिन उसमें तेजी ये दिखाई क्लाइव ने कि उसने जो संधि पत्र तैयार किया वो 2 कागजों पे। उसको पता था कि वाटसन इस पर साइन नहीं करेगा, तो उसने जो संधि पत्र तैयार किया वो 2 कागज पे। एक कागज सफेद रंग का था और दूसरा कागज जो था वो लाल रंग का था। तो सफेद रंग में सिर्फ ये सब बातों का वर्णन था कि ये हमला करेगा अंग्रेज, मिर्जाफर न्यूट्रल रहेगा, जब नवाब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो मिर्जाफर को नवाब बनाया जाएगा, नवाब बनने के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी दी जाएगी, रुपया दिया जाएगा। ये सब जो था ये सब व्हाइट पेपर पर लिखा हुआ था, और लाल पेपर पर इन संधियों के साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि अमीन चंद को उस राशि में से 30% मिलेगा। तो जब साइन करने के लिए दिया गया वाटसन को, तो वाटसन ने कहा कि इस लाल पेपर पर साइन नहीं करेगा। तो वाटसन का जाली हस्ताक्षर कर दिया क्लाइव ने और अपना भी करवा लिया, और लाल पेपर जो सफेद पेपर था उस पर वाटसन ने साइन किया। तो इस तरीके से अमीन चंद को झूठा हस्ताक्षर करवा करके जो है वो शांत किया गया है। बात समझ में आई? अब देखिए क्या हुआ कि गंगा नदी के तट पर, यहां पर वास्तव में गंगा नदी है नहीं, यहां पर जहां पर हम बात करें वो उसका नाम हुगली है, ठीक है? वो नादिया जिला में पड़ता है। जो बंगाल का नादिया जिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये इस पर इसीलिए सवाल करता है कि बहुत जगह कि मुर्शिदाबाद से 25 किलोमीटर दूर पलाश के वन में, तो मुर्शिदाबाद से 25 किलोमीटर दूर जैसे ही जाएगा तो नादिया जिला शुरू हो जाएगा। तो पलासी का मैदान था कहाँ, ये डिस्प्यूटेड है, मुर्शिदाबाद में कि नादिया जिला में। तो बहुत सारे पुस्तकों में जो लिख दिया था कि मुर्शिदाबाद में भी गलत नहीं लिखा हुआ है कि 25 किलोमीटर दूर पलाश के वन में पलासी की लड़ाई लड़ी गई। तो उससे छात्र ये मान लेते हैं
कि जो पलासी का मैदान है ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है, जबकि वास्तविकता क्या है कि नादिया जिला में। तो इसी पर एक पलास वृक्ष का एक बागीचा है। इसी बागीचे को इतिहास में पलासी के मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसी मैदान में, पलासी के मैदान में 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, तो नवाब की पराजय हुई। अब पूरा डिटेल्स दिया हुआ हम यहां बोल भी देते हैं। पूरा घटनाक्रम क्या था? पूरा घटनाक्रम ये था कि 23 तारीख से पहले ही सेना अंग्रेजों की चली आई थी। 20 तारीख को नवाब को जब खबर हुआ तो उसने फौज कशी का हुक्म दिया, और 23 तारीख को दोनों सेनाएं जो है पलासी के मैदान में आमने सामने आई। तो पूर्व निर्धारित योजना के तहत सुबह 9 बजे युद्ध की शुरुआत हुई। अगर सैन्य संख्या के हिसाब से देखें तो अंग्रेजों के पास जो यूरोपीय पैदल सेना थी उसकी संख्या मात्र 600 के लगभग थी, 680 या 690, और 2100 भारतीय सेना थी अंग्रेजों के पास। यानी अंग्रेजों के पास भी जो सेना थी उसमें यूरोपियों की संख्या अल्प मात्रा में थी। यानी 2100 और 700 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 2800। और जो थे नाविक थे, तोपखाना भी कुछ लेकर के गया था, उसके भी लोग थे, तो मिला जुला करके 3000 उसके पास फौज हो, इससे अधिक नहीं। इसकी तुलना में नवाब के पास 50,000 फौज थी। कहां 3000 और कहां 50,000। अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ नवाब का फौज अगर दौड़ जाता है इसी बिना हथियार के भी, तो भी 3000 को जो है हाथ से मार करके भगा देता चारों तरफ से। लेकिन साजिश थी, षड्यंत्र था कि नवाब की अधिकांश फौज जो थी वो मिर्जाफर ने निष्क्रिय कर दिया। युद्ध के मैदान जब बिगुल बजा 9 बजे का, तो कोई युद्ध के मैदान में आए ही नहीं। सिर्फ मीर मदान और मोहन लाल, ये 2 सब कमांडर थे सिराजुद्दौला के, वो वीरता पूर्वक युद्ध लड़े। और इनको इस बात का एहसास हो गया कि हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि जो फौज थी, मुख्य फौज थी, वो लड़ ही नहीं रही, वो सब किनारे खड़ी हुई थी, तमाशा देख रही थी। तब मीर मदान और मोहन लाल ने जो है वो सिराजुद्दौला को कहा कि आपके साथ धोखा हुआ, आप जितना जल्दी हो यहां से निकल जाइए। तो 9 बजे शुरू हुआ, थोड़ा बहुत युद्ध हुआ, उसमें 500 सैनिक जो है नवाब के मारे गए और मात्र 23 अंग्रेजों की तरफ के मारे गए। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला जो है युद्ध के मैदान से 12 बजे दिन में निकल गया। तो निकल गया तो क्या हुआ? युद्ध खत्म हो गया। अब सिराजुद्दौला पहुंचता है, 23 तारीख का ये घटना है। उसी दिन रात में जो है वो मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से अब उसके दरबार भी षड्यंत्र के अड्डे थे, उसको इस बात का पता था, तो वहां भी आक्रमण हो सकता था। तो स्त्री का भेष बना करके अपने दरबार से और 3 अनुचरों के साथ जो है वो भगवान भोला नामक स्थान के लिए रवाना हो गए, एक गुप्त स्थान। उसके बाद 26 तारीख को मिर्जाफर जो है वो लौटता है अपने पुत्र मीरन के साथ, और उसके बाद 29 तारीख को जो है मिर्जाफर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। लेकिन मिर्जाफर के लिए गद्दी निष्कंटक कब होती? जब सिराजुद्दौला मिल जाता। तो उसको खोजने के लिए फौज भेजी गई। तो भागलपुर के पास एक जगह है कि नाम भूल रहे हैं अभी,
मटेरियल्स में है, वहां वो पकड़ा गया और लाया गया मुर्शिदाबाद उसको। तो मीर जाफर का मंतव्य था सिराजुद्दौला के बारे में कि उसे जो है इज्जत के साथ कारागार में रखा जाए, लेकिन मीरन जो है इसके लिए उसका पुत्र तैयार नहीं था कि दुश्मन को जीवित रखना किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा। तो हैदर बेग नामक एक व्यक्ति था, उसके माध्यम से 2 जुलाई 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। तो इस तरीके से अलीवर्दी खां का वंश का जो है वो समापन। प्लासी के युद्ध के बारे में यदुनाथ सरकार कहते हैं कि ये मध्यकाल का पतन और आधुनिक काल का जो है वो उदय था। अब दूसरे इतिहासकार का ये कहना है कि रणनीति के दृष्टिकोण से, युद्ध के दृष्टिकोण से तो काफी महत्वपूर्ण नहीं है प्लासी का युद्ध, लेकिन प्रभाव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद भारतीय शक्तियों की पराजय का युग शुरू हो गया, फिर अंग्रेजों की विजय गाथा शुरू होती है। इसलिए प्लासी के युद्ध का भारतीय इतिहास में काफी महत्व है और इसने ये साबित कर दिया कि गद्दारियों के कारण जो है वो स्वतंत्रता भारत को मिली है, और गद्दारी किसी दूसरे लोगों ने नहीं किया है बल्कि अपने ही लोगों ने किया, और इस वजह से भारत स्वतंत्र होता चला गया। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मीर जाफर की नवाब। मीर जाफर का बेटा मरवा दिया था ना सर? हाँ, मीर। वो सारा मटेरियल में A to Z लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हाथ बन जाता है कि बोर्ड छोटा है, उस वजह से पूरा लिख नहीं पाते, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। वीडियो भी है, इसको भी बार बार देख करके आप ये कर सकते हैं। अब देखिए, मीर जाफर पूर्व संधि के अनुरूप था, ये सब काम किया, नवाब तो बन गया। नवाब बनते के साथ क्या हुआ कि नवाब बनते के साथ मीर जाफर ने 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, और साथ ही साथ 1,70,000 रुपया व्यक्तिगत रूप से क्लाइव को दिया, और 50 लाख रुपया जो है वो सेना में वितरित करने के लिए दिया। इसके अलावा 1,70,00,000 रुपया जो है वो कंपनी को दिया। एक तो 24 परगने की जमींदारी, क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से, सेना को व्यक्तिगत रूप से, और कंपनी को अलग रूप से धन दिया। जब मीर जाफर नवाब बनता है तो ये 57 से लेकर 60 तक नवाब रहता है। इन वर्षों में हुआ क्या, ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना होगा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, और आमतौर पे कानूनी रूप से हम लोग मानते हैं, ये पढ़ते हैं कि फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम के द्वारा अपनाई। तो कानूनी रूप से ये बात सच है, लेकिन व्यवहारिकता ये है कि अंग्रेजों ने यह नीति आरंभ में ही अपनाई थी, और वो समय सबसे पहला कब था, तो मीर जाफर का नवाबी का काल। बंगाल के नवाब की विशेषता थी कि सरकारी नौकरियां देने में या अन्य क्षेत्रों का अधिकारी बनाने में धर्म और जाति को नहीं देखा जाता था। यह मुर्शिद कुली खां के समय से ये परिपाटी थी, बल्कि योग्यता को देखा जाता था। तो उस समय 3 ऐसे क्षेत्र थे जो हिंदू अधिकारियों के प्रभाव में थे। एक बिहार, जो राजनारायण के अधिकार में था, अधिकार का मतलब वो यहाँ का दीवान था। दूसरा उड़ीसा, जो राम सिंह के अधिकार में था, और तीसरा पूर्णिया, जो एक अन्य हिंदू सरदार के अधीन था। अंग्रेजों ने मीर जाफर के जरिए इन तीनों को तंग करने का प्रयास किया, और इन तीनों के स्थान पर मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति करवाया। परिणाम क्या हुआ कि बंगाल के शासन व्यवस्था में
सांप्रदायिक विचारधारा का उदय हुआ। काम अंग्रेजों ने करवाया, लेकिन किया तो मीर जाफर ने। मिर्जाफर ने। तो जिसके साथ किया और हिंदू था, तो वो तो देख रहा है कि हमको मुसलमान कर रहा है, ये तंग कर रहा है, और साथ ही साथ पीछे से उन लोगों को क्लाइव जो है वो प्रश्रय देता था कि देखो कितना गलत कर रहा है। एक तरफ स्वयं जो है मीर जाफर से ये काम करवाता था, और दूसरी तरफ उन लोगों को भी सैनिक सहायता देता था कि मीर जाफर से लड़ो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अंग्रेजों दोनों के लिए मीठा हो गया, लेकिन दोनों शक्तियां जो हैं आपस में लड़ पड़ी, हिंदू मुसलमान। अब देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा एक किंवदंती है, एक कहानी है, उसके माध्यम से अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक आदमी ने कहा अंग्रेजों को कि तुम कैसे फूट डलवाते हो, ये समझ में नहीं आता, आदमी का बेवकूफ है। दो दोस्त पहुंचे, बोला कि कैसे फूट डलवाते हो, इतना बेवकूफ तो आदमी नहीं। बोला कि तुमको अंग्रेजों की नीति बताएं कैसे डलवाते हैं। तो हाँ, क्योंकि अभी तुम ही लोग पर साबित कर देते हैं। तो एक दोस्त को लेकर के गया थोड़ा दूर, तो बोले तुम यहीं पर खड़ा रहो, और उसके बाद जो है ले गया और उससे कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ऐसे ही मुंह चला रहा है अपना। जैसे हम बोल रहे हैं तो मुंह चल रहा है ना, हम तो बोल रहे हैं तब चल रहा है, और वो बिना बोले हुए ऐसे से कर रहा है। तो जो दूर खड़ा हुआ दोस्त है वो तो ये समझ रहा है कि मेरे दोस्त को कुछ ना कुछ बोला है। अब उसको लेकर के आता है फिर इसके पास, जिसको लेकर के आता है उसको बोलता है तुम खड़े रहो, और उसको लेकर के फिर कुछ दूर जाता है और उसके साथ भी यही कृत्य करता है, और फिर उसको ला के यहाँ छोड़ देता है, और वो जो है कुछ दूर चला जाता है अकेले। अब दोनों का बोला कुछ नहीं यार, अब दोनों में एक शक कि नहीं हम तो देखा है बोलते हुए, तुम छुपा रहे हो, उससे बोले तुम छुपा रहे हो। अब दोनों आपस में लड़ गए। तब अंग्रेज आया, बोला कि देख लिया ना ब्रिटिश पॉलिसी, इसी को ब्रिटिश पॉलिसी बोला जाता है। ये बोला तो किंवदंती है, ये इतिहास नहीं है जो आपको बोल रहे हैं, ये कहावत है। तो घटी होगी, कोई भी किंवदंती बन जाती है तो कहीं न कहीं पर घटना घटी तो होती है। तो इस ढंग से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसने अपनाई, और इसी समय बंगाल में जो है हिंदू मुसलमानों के बीच एक जातीय भेद, एक धार्मिक भेद का एहसास लोगों ने किया। इसके पहले इस तरह से चीजें नहीं थी, भावना ही नहीं थी। तो ये भावना अंग्रेजों के द्वारा बजाते तौर पे बोया गया, और हर जगह पर बोया गया। हिंदू के बीच भी भावनाओं को जो है बोया गया। कोरे भीमा कोरेगांव की जो घटना थी, ऐसा बोया हुआ है कि उसका प्रस्फुटन हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं, कुछ वर्षों पहले देखा आपने। तो डिवाइड एंड रूल एक बहुत बड़ी पॉलिसी अंग्रेजों की थी, जिसकी बुनियाद सबसे पहले मीर जाफर के समय में डाला किसने, अंग्रेजों। लेकिन मीर जाफर अब उसके लिए अनुपयोगी हो गया, क्योंकि उसके पास धन बचा नहीं, और अंग्रेजों को धन चाहिए था। तो इसी समय एक घटना घटी कि क्लाइव लंदन चला गया 60 में, और उसके बाद बेल्सीटाट को बनाया गया बंगाल का गवर्नर। लेकिन उसको आने में देरी थी, तो हॉलवेल जो काल कोठरी घटना का जन्मदाता था, उस समय हम बोला था आपको कि ये गवर्नर भी बनेगा, तो बेल्सीटाट के स्थान पर जो है वो इसको स्थानापन्न यानी एक्टिंग गवर्नर जो है बनाया गया। तो ये तो एक झूठा आदमी था, इसका कोई पास कोई कैरेक्टर था नहीं। तो जो सम्मान मीर जाफर क्लाइव को देता था, वो सम्मान हॉलवेल को देता नहीं था। तो हॉलवेल और मीर जाफर के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, लेकिन उसको नवाब को हटाने का अधिकार नहीं था। इसलिए बेल्सीटाट जैसे ही आया तो उसका कान भर करके सबसे पहला काम बेल्सीटाट से हॉलवेल ने करवाया कि मीर जाफर को बंगाल के नवाबी से अलग करवा दिया, और फिर मीर कासिम अगला नवाब बना। कौन? मीर कासिम।
इसकी जो नवाबी थी आपको 1757 से लेकर के 60 तक, ठीक है। अब उसके बाद नवाबी बनी तो मीर कासिम की नवाबी। इसका जो पीरियड है एक्चुअली में वो 1760 से लेकर के 63 तक है, ठीक है। तो मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद सबसे योग्य नवाब था। ये जब नवाब बना तो ये समझ गया कि हमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसने सबसे पहला जो मूलभूत परिवर्तन किया 1761 में वो ये कि राजधानी परिवर्तन कर दिया। उसको था कि जब तक मुर्शिदाबाद राजधानी रहेगी अंग्रेजों का हस्तक्षेप होता रहेगा, हमारे सारे गतिविधियों पर अंग्रेज निगरानी रखेंगे। सर इसको भी तो मतलब अंग्रेजों ने ही बनाया था। तो मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। आज भी मुंगेर में जाइएगा तो मीर कासिम का किला जो है आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा परिवर्तन यह किया उसने कि खिजरी जमा कर आरोपित किया। अबवाब कर की वसूली की। अबवाब कर का मतलब अतिरिक्त कर, जो टैक्स लगा हुआ है उससे भी अतिरिक्त। और खिजरी जमा का मतलब होगा कि अधिकारियों के पास जो पैसा जमा है उसमें से टैक्स लेना। तो अधिकारी काफी धनधान हो गए थे बंगाल में, तो ये सब पैसा ले करके उसने राजकोष को है जो काफी मजबूत किया, जो काफी कमजोर हो गया। और अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाने के बाद बदले में जो है बर्दवान की जागीरदारी ले ली। बर्दवान की भी जागीरदारी काफी बड़ी थी। आज भी देखिए तो बंगाल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोई है तो बर्दवान है। आसनसोल से शुरू हो जाता है वो। तो उसकी जमींदारी जो है बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, ये तीन की जमींदारी मीर कासिम ने दी, तब उसको नवाबी मिली। तो आप गौर से देखिए कि अंग्रेजों को लाभ ही लाभ हो रहा है। अब अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए इन उपायों के बाद एक सबसे बड़ा उपाय जो किया उसने वो था कि दस्तक का अधिकार के प्रभाव को समाप्त करने के लिए नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त कर दिया। मतलब अब व्यापार पर हम कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। तो ऐसा जब किया तो इससे लॉस किसको हो गया? कंपनी को हो गया, क्योंकि कंपनी तो दस्तक के माध्यम से लाभ भी कमाती थी ना, और भारतीय व्यापारियों को हानि होता था इससे। तो अब भारतीय व्यापारियों के माल और अंग्रेजों के माल समतुल्य हो गए, बराबर हो गए। तो हर एतबार से अंग्रेजों को इस नीति से लॉस हुआ। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया, तो मीर कासिम को 1763 ईस्वी में हटा दिया और फिर पुनः जो है मीर जाफर को नवाब बनाता है। हाँ, मीर जाफर को की नवाबी। तो इसकी नवाबी जो थी वो 1763 से 65 के बीच में। तो इसी के बीच, इसी के नवाबी में युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। क्या? बक्सर का युद्ध। तो ये युद्ध मीर जाफर के बीच नहीं होता है। ये युद्ध में कौन है वो देखिए। तो ये जो मीर कासिम था ये भाग करके चला गया अवध। कहां चला गया? अवध। और अवध में ही सुजाउद्दौला था, वहां का नवाब। कौन था? सुजाउद्दौला। और इसी समय अवध में ही मुगल सम्राट रह रहा था। मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय, और ये खुद मीर कासिम था। इन तीनों की सम्मिलित सेना जो थी, ये तीनों शक्तियों की सम्मिलित सेना बक्सर के युद्ध में लड़ी। और इसमें अंग्रेज जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। ये युद्ध जो था वो वास्तव में युद्ध था, क्योंकि तीनों की सम्मिलित सेना के सैनिक जो है लड़े और अंग्रेज भी लड़े
तो अंग्रेजों की जीत सैनिक सामर्थ्य के बल पर हुआ बक्सर के मैदान में। और बक्सर के मैदान ने यह फैसला कर दिया कि अब अंग्रेजों के समक्ष भारत की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मुकाबला के लिए आ सकती है, क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत के जो 3 महत्वपूर्ण शासक थे उसकी सम्मिलित सेना युद्ध जो है कर रही थी, लेकिन उसमें जो है वो पराजित हुआ भारतीय शक्ति और अंग्रेजों की इसमें जीत मिली। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से बक्सर का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 65 में मिर्जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो नजमुद्दौला जो है वो अगला नवाब बनता है। तो नजमुद्दौला के साथ जो है समझौता हो जाता है, किस बात का, तो दीवानी अधिकार का। अब दीवान कौन बन जाता है, अंग्रेज बंगाल का। और इसी 65 में जो है वो चला आता है कौन, क्लाइव पुनः बंगाल। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और उस संधि के मतलब 65 से लेकर करके 72 तक बंगाल में जो है द्वैध शासन रहता है, डायरकी रहती है। और इस द्वैध शासन में जो है वो 2 नवाब आपको मिलेंगे, नजमुद्दौला और शुजाउद्दौला। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जब आता है तो बंगाल की नवाबी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, यानी द्वैध शासन खत्म हो जाता है। इस प्रकार 1756 में जो कहानी शुरू हुई थी बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करने का, वो 1772 में जाकर करके समाप्त होता है। हम एक मटेरियल्स नहीं दिए हैं आपको, लेकिन वो काफ़ी ज़रूरत है, बंगाल का द्वैध शासन। तो कल के क्लास में जो हम लोग हैं वो इसी को देखेंगे। ये बुक में भी बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ, मटेरियल नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है, आप चाहिएगा उसको फोटो खींच करके अपना रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल की क्लास में हम लोग। थैंक यू।